तुम मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, ना ही तुम मेरे घर वालों को पसंद हो। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। खुदा के लिए मुझे घर से मत निकालें। मैं कहाँ जाऊँगी आखिर? मेरी क्या गलती है? निकल जाओ मेरे घर से। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तुम मेरे घर वालों को पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे मेरे शौहर ने घर से निकाल दिया है। मुझे अपने घर में पनाह दे दें। हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, तुम अपने लिए खुद ही बंदोबस्त कर लो। हमारे अपने बच्चे हैं और हमारे अपने खर्चे बहुत हैं। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। मैं कहाँ जाऊँ? शौहर ने भी घर से निकाल दिया और भाई ने भी रखने से इनकार कर दिया। एक ऐसी बेसहारा लड़की जिसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया और भाई ने भी अपने घर रखने से इनकार कर दिया। फिर जो कुछ उसके साथ हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर वो लड़की कहाँ गई? शादी के 1 साल बाद तलाक हुई तो भाभी ने मुझे नौकरानी बना दिया। शादी टूटने का दुख शायद वही समझ सकता है जिसने अपनी आंखों से अपने ख्वाबों को बिखरते देखा हो। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था जब मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। वजह क्या थी ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। कभी वो कहते तुम हमारे घर वालों को पसंद नहीं, कभी कहते तुम्हारा मिजाज हमारे मुताबिक नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि अपना घर बचा सकूं, लेकिन बाज़ रिश्ते सिर्फ कोशिश से नहीं चलते। एक दिन उन्होंने मुझे तलाक दी और मेरे हाथ में मेरा थोड़ा सा सामान थमाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मेरे पास वापस जाने के लिए सिर्फ अपने भाई का घर था। मैं रोती हुई वहाँ पहुँची तो शुरू में भाई ने मुझे तसल्ली दी। फिक्र नहीं करो, ये घर तुम्हारा भी है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। लेकिन भाभी के चेहरे पर मुझे पहले ही नज़र में नागवारी दिखाई दी। वो खामोश तो थी मगर उनकी आंखें जैसे कह रही थी कि मैं उन पर बोझ बनकर आ गई हूँ। शुरू के चंद दिन तो खामोशी से गुजर गए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता भाभी का रवैया बदलने लगा। वो हर काम मेरे सुपुर्द कर देती। सुबह सबसे पहले उठना, नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और रात को सबके सोने के बाद किचन समेटना, ये सब मेरी जिम्मेदारी बन गया। अगर कभी थकन की वजह से चंद लम्हे बैठ जाती तो भाभी फौरन कहती, तुम आखिर करती ही क्या हो? सारा दिन सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए आई हो। तुम वैसे भी कुछ नहीं करती। उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगते, लेकिन मैं खामोश रहती क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। भाई दफ्तर से वापस आते तो भाभी उनके सामने अपनी मासूम शक्ल बना लेती और यूं जाहिर करती जैसे वो मुझ पर बहुत एहसान कर रही हो। भाई भी उन्हीं की बातों पर यकीन करते गए। एक वक्त था जब मेरा भाई मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखता था। बचपन में मैं अपनी नानी के घर ज़्यादा रही। मैं और मेरा भाई, हम में बस 1 साल का फ़र्क था। भाई कमज़ोर था तो अम्मी ने मुझे नानी के हवाले किया। नानी ने ही मुझे पाला पोसा। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मैं अपने वालिदैन के पास आ गई। जिस साल मेरी शादी हुई उसी साल नानी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। एक रात में शदीद बुखार में मुब्तला थी, जिस्म टूट रहा था, लेकिन फिर भी मैं किचन में खड़ी रोटियां बना रही थी। भाभी ने आकर कहा, कल मेरी सहेलियां आ रही हैं, पूरा घर सही से साफ करना है और किसी भी काम में गड़बड़ नहीं करनी। बात समझ आ गई? मैंने हिम्मत करके कहा, भाभी तबीयत बहुत ख़राब है, शायद डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो वो फौरन बोली, खामोश रहो, तुम ड्रामे मत करो। जितना बताया है उतना ही करो, हर वक्त बहाने करती रहती हो। मैं खामोश हो गई क्योंकि मेरी खामोशी ही मेरी किस्मत बन चुकी थी। अगले दिन भाभी की सहेलियां आई। वो सब कीमती कपड़ों और जेवरात में मलबूस थी। मैं किचन में खड़ी उनके लिए चाय और खाने का इंतज़ाम कर रही थी। तभी मैंने सुना एक औरत पूछ रही थी, ये लड़की जो किचन में खाना बना रही है ये कौन है? ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं, कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई है। मेरे हाथ कांप गए क्योंकि वो जानबूझकर मुझे अपनी नंद कहने से शर्मा रही थी, जैसे मैं कोई बोझ या शर्मिंदगी का बायस हूँ। वक्त गुजरता गया और मेरी हालत एक नौकरानी से भी बदतर हो गई।
कभी बच्चों का कसूर भी मेरे सर डाल दिया जाता, कभी किसी चीज़ के गुम होने का इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया जाता। एक दिन भाभी ने नया महंगा सूट खरीदा, वो हर आने जाने वाले को दिखा रही थी। शाम को उन्होंने वो सूट मेरे हाथ में पकड़ाते हुए कहा, इसको इस्त्री कर दो, अच्छे से करना, कल एक तकरीब है, मैंने ये पहनना है, कोई गड़बड़ नहीं करना। मैं इस्त्री करने लगी, लेकिन उसी वक्त भाभी का छोटा बेटा चीखता हुआ आया और मेरे पाँव से लिपट गया। इस्त्री एक लम्हे के लिए कपड़े पर ज़्यादा देर ठहर गई और सूट का एक हिस्सा जल गया। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने फ़ौरन इस्त्री हटाई, लेकिन नुकसान हो चुका था। भाभी ने जब सूट देखा तो जैसे कयामत आ गई। उन्होंने घर सर पर उठा लिया। वो चीख चीख कर कहने लगी, ये सब तुमने जानबूझकर किया है, तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती, इसलिए तुमने ये सब किया है। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं बार बार माफ़ी मांगती रही, लेकिन वो ना मानी। रात को जब भाई घर आए तो भाभी ने रोते हुए उन्हें सारी कहानी सुनाई, लेकिन हकीकत से कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी बहन को रहने के लिए घर दिया, मैंने उसे इज्जत दी और 2 वक्त की रोटी दी, लेकिन देखो ये क्या कर रही है। भाई का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि गलती से हुआ है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी ना सुना। अचानक वो मेरी तरफ बढ़े और मुझे बालों से पकड़ लिया। शदीद दर्द से मेरी चीख निकल गई। वो मुझे घसीटते हुए दरवाजे तक ले गए और गुस्से से बोले, तुमने हमारी ज़िंदगी अजाब बना दी है, निकल जाओ यहाँ से। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही कि आधी रात है, कहाँ जाऊँगी, लेकिन उनके दिल पर कोई असर ना हुआ। अगले ही लम्हे में घर के बाहर सड़क पर खड़ी थी। दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद हो चुका था। सर्द रात थी, आसमान पर बादल थे और सड़क तकरीबन सुनसान थी। मैं देर तक दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन किसी ने ना खोला। आखिरकार मैं थक कर सड़क किनारे बैठ गई। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस वक्त मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आए। अगर वो जिंदा होते तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। काफ़ी देर बाद मैंने खुद को संभाला और सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊँ। तब अचानक मुझे अपनी नानी का पुराना कच्चा मकान याद आया। वो मकान बरसों से बंद पड़ा था। नानी के इंतकाल के बाद वहाँ कोई नहीं गया था। गांव के किनारे वो छोटा सा मकान मौजूद था। मैंने फैसला किया कि वहीं चली जाती हूँ, कम से कम सर छुपाने की जगह तो मिल जाएगी। मैं पैदल चलती रही। रास्ता लंबा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। फजर के करीब मैं गांव पहुंची। नानी का मकान वाकई वीरान पड़ा था। दीवारों पर मिट्टी जमी हुई थी, दरवाजे पर जंग लगा था और सहन में झाड़ियां उग आई थी। कपकपाते हाथों से मैंने दरवाज़ा धकेला। काफ़ी कोशिश के बाद वो चरचराती आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा और गर्द थी, लेकिन मेरे लिए वो जगह किसी महल से कम नहीं थी। मैं सहन में खड़ी होकर देर तक इर्द गिर्द देखती रही। फिर बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ज़मीन पर सजदे में गिर गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम अज़ कम मेरे पास एक छत तो है। वो छत चाहे टूटी फूटी थी, लेकिन थी तो सही। कुछ देर बाद मैंने मकान साफ करना शुरू किया। झाड़ू ढूंढा और गर्द हटाने लगी। हर चीज़ पर वक्त की मोटी तह जमी हुई थी। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाती रही। दोपहर तक मैं थक चुकी थी, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था। ये जगह मेरी अपनी थी। यहाँ कोई मुझे ताने देने वाला नहीं था। मैं सहन के कोने की सफाई कर रही थी कि अचानक मेरे हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी ज़मीन से किसी सख्त चीज़ से टकराई। ठक की आवाज़ सुनकर मैं रुक गई। पहले मुझे लगा शायद कोई पत्थर हो, लेकिन आवाज़ कुछ मुख्तलिफ थी। मैं घुटनों के बल बैठी और तजस्सुस में मिट्टी हटाने लगी। जूं जूं मिट्टी हटती गई, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। चंद मिनट बाद एक पुराना लोहे का डब्बा नज़र आने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से मज़ीद मिट्टी हटाई और जब पूरा डिब्बा बाहर निकाला तो हैरत से मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि वो आम डिब्बा नहीं था, बल्कि किसी ने उसे बहुत एहतियात से ज़मीन में दफन किया था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसके अंदर क्या है। मैं कुछ लम्हों तक उस लोहे के डिब्बे को गोती रही।
दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने डब्बे को दोनों हाथों से उठाया और कमरे के अंदर ले आई। डब्बा काफ़ी भारी था, उस पर जंग जम चुका था और ताला भी बहुत पुराना लग रहा था। मैंने पहले हाथ से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ना खुला। फिर सहन से एक पत्थर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता ताला तोड़ने लगी। काफ़ी देर की मेहनत के बाद ताला टूट गया। मेरा दिल अजीब सी बेचैनी में मुब्तला था। मैंने आहिस्ता से ढक्कन उठाया और अगले ही लम्हे हैरत से मेरी सांस रुक गई। डब्बे के अंदर पुराने कपड़ों में लिपटी हुई कई चीज़ें रखी थी। सबसे ऊपर एक कपड़े की पोटली थी। मैंने उसे खोला तो उसमें सोने के चंद पुराने जेवरात थे, एक हार, 2 कंगन और कुछ सिक्के। मैं चंद लम्हे उन्हें देखती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बरसों से बंद इस मकान में ऐसी चीज़ें भी मौजूद हो सकती हैं, लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। जेवरात के नीचे एक मोटी सी फाइल और कुछ पुराने कागजात रखे थे। मैंने फाइल निकाली और मिट्टी साफ की। फाइल के पहले सफ़े पर मेरी नानी का नाम लिखा हुआ था। मैं जल्दी जल्दी सफ़हात पलटने लगी। शुरू में तो मुझे कुछ समझ न आया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आने लगी। वो कागजात एक ज़मीन के थे। गांव से कुछ फासले पर कई एकड़ ज़मीन नानी के नाम पर मौजूद थी। मैं हैरान रह गई, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी किसी को उस ज़मीन का जिक्र करते नहीं सुना था। मैंने बार बार कागजात पढ़े, नाम, पता और तफसीलात सब वाज़िह थी। इसी दौरान एक पुराना लिफाफा भी नीचे से निकला। उस पर मेरी नानी की लिखाई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला और ख़त निकाला। ख़त काफ़ी पुराना हो चुका था, लेकिन अल्फाज अब भी पढ़े जा सकते थे। नानी ने लिखा था कि अगर कभी ये डब्बा किसी अपने के हाथ लगे तो वो जान ले कि ये ज़मीन उनकी आखिरी जमा पूंजी है। उन्होंने लिखा था कि कुछ रिश्तेदार इस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने असल कागजात छुपा दिए थे। आखिर में एक जुमला लिखा था जिसे पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। उन्होंने लिखा था कि ये सब मेरी नवासी का है, जिसे मैंने पाला था। मैं ख़त सीने से लगाकर रोने लगी। ऐसा लगा जैसे बरसों पहले दुनिया से जाने वाली नानी आज भी मेरा ख्याल रख रही हो। जिस दिन मेरे अपने भाई ने मुझे घर से निकाला था, उसी दिन अल्लाह ने मेरे लिए एक और दरवाज़ा खोल दिया था। अगले कई दिन मैं उन्हीं कागजात को समझने की कोशिश करती रही। मैं कानूनी मामलात से वाकिफ़ नहीं थी। मुझे डर भी था कि कहीं मैं गलती न कर बैठूं। आखिर एक दिन मैं गांव के एक नेक शख्स के पास गई जो मेरे नाना को जानते थे। मैंने उन्हें तमाम कागजात दिखाए। उन्होंने काफ़ी देर तक सब कुछ गौर से देखा, फिर हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, अगर ये कागजात असली हैं तो बहुत कीमती हैं। तुम इन कागजात की तस्दीक करवाओ। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने पूछा, कितनी कीमती? उन्होंने एक ऐसी रकम बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो रकम मेरे तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे एक साथ कभी नहीं सोचे थे। लेकिन मसला ये था कि ज़मीन पर बरसों से एक बॉक्सर आदमी काबिज था। गांव में सब उससे डरते थे। उसका ख्याल था कि असल मालिक का कोई वारिस बाकी नहीं रहा। जब उसे पता चला कि मेरे पास असल कागजात मौजूद हैं, तो उसने मुझे डराने की कोशिश शुरू कर दी। एक शाम जब मैं बाज़ार से वापस आ रही थी, तो वो आदमी मेरे रास्ते में खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, वो कागजात मेरे हवाले कर दो और इन कागजात को तुम भूल जाओ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मेरे कदम लरज़ गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला और वहाँ से चली गई। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं अकेली औरत थी, ना कोई सहारा था, ना कोई मुहाफिज। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब अल्लाह ने मुझे ये रास्ता दिखाया है, तो वही मेरी हिफाजत भी करेगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन करीबी शहर जाकर एक वकील से मुलाकात की। वो एक ईमानदार आदमी था। उसने तमाम कागजात देखे और कहा, ये केस मजबूत है। अगर दस्तावेज़ात की तस्दीक हो जाए तो कानूनी तौर पर यह ज़मीन आपकी मिल्कियत साबित हो सकती है और आप इस ज़मीन पर दावा करने का मुकम्मल हक रखती हैं। ये सुनकर मेरे दिल में उम्मीद जाग उठी। चंद हफ्ते कागजी कार्रवाई में गुजर गए। मैं हर रोज़ दुआएं मांगती। कभी कभी पुरानी यादें सताती। भाई का रवैया याद आता तो दिल टूट जाता। मुझे यकीन नहीं आता था
کہ جس بھائی نے بچپن میں مجھے کندھوں پر بٹھایا تھا وہی ایک دن مجھے آدھی رات کو سڑک پر پھینک دے گا۔ اسی دوران ایک دن اچانک بھائی میرے دروازے پر آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس کے ساتھ بھابھی بھی تھی، وہی بھابھی جو مجھے مفت کی روٹیاں توڑنے والی کہتی تھی۔ ان کے چہروں پر آج عجیب سی نرمی تھی۔ بھائی نے اندر آ کر کہا، کیسی ہو میری بہن؟ ہمیں تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، گھر چلو۔ ہاں ہم شرمندہ ہیں، اب تو گھر چلو۔ میں جانتی تھی کہ یہ اچانک محبت کیوں جاگی ہے۔ گاؤں میں زمین والی بات پھیل چکی تھی۔ میں نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں اپنے گھر میں ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہی میرا گھر ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ بھابھی فوراً بولی، ہم تو ہمیشہ تمہارا بھلا چاہتے تھے۔ میرے دل میں تلخی ابھر آئی، لیکن میں نے کوئی بحث نہیں کی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں دیر تک سوچتی رہی، اگر آج میرے پاس وہ کاغذات نہ ہوتے تو کیا یہ لوگ مجھے لینے آتے؟ جواب مجھے معلوم تھا۔ چند دن بعد سرکاری ریکارڈ سے تصدیق آ گئی۔ تمام کاغذات اصلی تھے۔ زمین واقعی میری نانی کی ملکیت تھی۔ یہ خبر سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اللہ نے میری ٹوٹی ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑنا شروع کر دیا ہو۔ اگلے صبح میں اپنے معمول کے مطابق صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ اچانک باہر شور سنائی دیا۔ میں دروازے تک گئی تو 2 گاڑیاں کھڑی تھی۔ ان میں سے چند آدمی اترے اور ان کے ساتھ وہی شخص بھی تھا جو زمین پر قابض تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، دیکھو بی بی، تم اکیلی عورت ہو، فضول جھگڑوں میں مت پڑو۔ وہ کاغذات میرے حوالے کر دو، کیونکہ برسوں سے وہ زمین میرے قبضے میں ہے۔ بہتر ہے وہ کاغذات میرے حوالے کر دو شرافت سے، اور بدلے میں جتنے پیسے مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ زمین میری نانی کی امانت ہے اور میں اسے نہیں بیچوں گی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر آج ڈر گئی تو ہمیشہ کے لیے سب کچھ کھو دوں گی۔ میں نے فوراً اپنے وکیل کو اطلاع دی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ قانون میرے ساتھ ہے۔ چند دن بعد عدالت میں مقدمہ شروع ہو گیا۔ دوسری طرف سے وہ شخص ہر حربہ استعمال کر رہا تھا۔ کبھی جھوٹے گواہ لاتا، کبھی تاریخیں بڑھانے کی کوشش کرتا، لیکن اصل دستاویزات میرے پاس تھے۔ کئی مہینے اسی کشمکش میں گزر گئے۔ اس دوران میں نے نانی کے مکان کی مرمت بھی شروع کر دی۔ دیواریں درست کروائی، چھت کی مرمت کروائی اور صحن صاف کروایا۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ یہ جگہ واقعی میرا گھر بن رہی ہے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی تھی کہ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی۔ وہ نانی کی پرانی پڑوسن تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ بیٹی تم واقعی بہت ہمت والی ہو، اللہ تمہیں اور بھی ہمت دے۔ تمہاری نانی بہت اچھی عورت تھی اور اس کی جائیداد پر صرف تمہارا ہی حق ہے۔ چند ہفتے بعد عدالت کا فیصلہ آنے والا تھا۔ اس رات میں نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ حق واقعی میرا ہے تو مجھے ضرور ملے۔ اگلے دن عدالت میں غیر معمولی رش تھا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جج نے کافی دیر تک فائل دیکھی، پھر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے زمین کی قانونی ملکیت میرے نام کر دی اور قبضہ فوری طور پر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بے اختیار سجدے میں گر جانا چاہتی تھی۔ اتنے مہینوں کی پریشانی اور خوف ایک لمحے میں ختم ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سے وہ شخص غصے سے بھرا ہوا عدالت سے نکل گیا۔ چند دنوں کے اندر زمین میرے حوالے کر دی گئی۔ جب میں پہلی بار اس زمین پر گئی تو میری آنکھیں حیرت سے بھر گئیں۔ زمین بہت وسیع تھی اور کافی حصہ زرخیز بھی تھا۔ میں نے مٹی کو ہاتھ میں لیا اور دل ہی دل میں نانی کے لیے دعا کی۔ اگر انہوں نے وہ کاغذات نہ چھپائے ہوتے تو شاید آج میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب میں نے ایسا ادارہ کھولا جہاں بے سہارا عورتیں اور بچیاں پناہ لے سکیں اور ان کو کوئی گھر سے نکالنے والا نہ ہو۔ دیکھیں، جب شوہر نے بھی چھوڑ دیا
اور بھائی نے بھی اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ نے کیسا انصاف کیا؟ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔